डियर स्टूडेंट्स, आज हम बीकॉम पार्ट सेकंड पेपर सेकंड बैंकिंग एंड लॉ एंड प्रैक्टिसेस में आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बैंक कोषों का विनियोजन एवं ऋण प्रदान करना, यानी इन्वेस्टमेंट एंड लैंडिंग ऑफ बैंक फंड्स। आज इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं बैंक मुद्रा के व्यवसायी है और वे वित्तीय मध्यस्थ के रूप में कार्य करते हुए कई स्रोतों से जो पूंजी और धन का जो कोष है वो जुटाते हैं तथा उन धन कोषों को संवैधानिक औपचारिकताएं पूरी करते हुए लाभकारी और अलाभकारी कार्यों में इस प्रकार विनियोजित करते हैं कि बैंक को अधिकतम लाभ होने के साथ साथ विनियोजित कोषों की जो लिक्विडिटी है, उत्पादकता है, उनकी सुरक्षा बनी रहे। अब हम बात करते हैं बैंकिंग कंपनी अधिनियम 1949 के अनुसार ही बैंक अपने कोषों का जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, बैंक के इस कार्य को विनियोजन प्रबंध कहा जा सकता है। अब हम सबसे पहले लेते हैं बैंक कोषों के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ बैंक फंड्स। बैंक मुद्रा के जो व्यवसायी और वित्तीय मध्यस्थ होने के कारण अपने द्वारा कई स्रोतों से धन या कोष जुटाते हैं और ये धन और ये कोष अध्ययन की दृष्टि से हम इसे दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है निजी कोष तथा दूसरा है बाह्य कोषों में हम इसको बांट सकते हैं। सबसे पहले लेते हैं हम बैंकों के निजी कोष, यानी ओवन फंड्स के बारे में हम बात करते हैं। बैंकों के जो निजी कोष के अंतर्गत उन कोषों का समावेश होता है जो बैंक अपने ही निजी अंश रक्षित कोषों, P&L खाते का जो बैलेंस है उससे, और जो संभावित हानि यानी लॉसेज है उन फंड से, और जो सीक्रेट फंड्स है उनके प्रावधान से जुटाते हैं। इन कोषों की कुल राशि बैंक द्वारा प्राप्त कुल कोषों के मुकाबले बहुत कम होती है। इसके विभिन्न स्रोतों का हम एक संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। सबसे पहले है शेयर कैपिटल, यानी अंश पूंजी। अंश पूंजी व्यापारिक बैंकों के निजी कोषों का महत्वपूर्ण अंग होता है। अगर हम भारतीय बैंकिंग अधिनियम 1949 के अंतर्गत स्पष्ट प्रावधान किए गए हैं कि किसी भी व्यापारिक बैंक की जो ऑथराइज कैपिटल है वो 20 लाख से कम नहीं हो सकती, और उसकी सब्सक्राइब्ड कैपिटल, उसकी जो अधिकृत पूंजी की आधी से कम नहीं हो सकती। और पेड अप कैपिटल की हम बात करें तो वो प्रार्थी पूंजी की आधी से कम नहीं हो सकती। स्पष्ट है कि किसी भी व्यापारिक बैंक की जो पेड अप कैपिटल है वो 5 लाख से कम नहीं हो सकती। यह कॉमर्शियल बैंकों की एक प्रदत्त पूंजी की न्यूनतम सीमा है। अब हम बात करते हैं दूसरा रक्षित कोष, यानी रिजर्व फंड्स की हम बात करते हैं। तो कॉमर्शियल बैंक्स के निजी कोषों का दूसरा महत्वपूर्ण अंग रिजर्व फंड्स है। अगर हम भारतीय बैंकिंग अधिनियम 1949 की धारा 17 के अंतर्गत हम बात करें तो प्रत्येक बैंक को लाभांश की घोषणा से पूर्व अपने लाभ का 20% भाग अनिवार्य रूप से रिजर्व फंड में स्थानांतरण करना पड़ता है, और ये कोष एकत्रित होते रहते हैं और बैंक को भविष्य में मान लीजिए कोई संकट की स्थिति है उससे बचाने के लिए ये बैंक के लाभ वैधानिक अनुवर्तक रूप में रक्षित रख सकता है। तीसरा है लाभ हानि खाते का सहित, यानी बैलेंस ऑफ P&L अकाउंट। यह बैंक के लाभ हानि खाते को बचत या शेष का द्योतक है। जो प्राय बैंक होती है वो लाभांश की दर से स्थिरता अथवा भविष्य में मान लीजिए संभावित कोई संकट है उसका सामना करने के लिए वार्षिक लाभों में से आगे उपयोग के लिए रख लेते हैं। चौथा है संभाव्य हानि पूर्ति कोष, यानी एक्सेप्टेड लॉस कॉम्पेंसेटरी फंड। ऐसे कोषों का निर्माण लाभ हानि खाते के विशिष्ट प्रावधानों के अनुसार किया जाता है ताकि भविष्य में संभाव्य स्थिति की पूर्ति की जा सके और जो बैड डेब्ट्स है अन्य किसी संभाव्य हानि के लिए कर सके। फिर अगला है सीक्रेट फंड्स, यानी हम गुप्त कोषों की बात करें। इस कोष का निर्माण व्यापारिक बैंक द्वारा आपातकालीन परिस्थितियों का मुकाबला करने के उद्देश्य से करता है, जिसके अंतर्गत बैंक अपनी स्थायी संपत्ति और निवेशों के उनका जो वास्तविक मूल्य है उससे कम दर्शाते हुए, चूंकि ऐसे कोष स्पष्ट रूप से बैंक की जो बैलेंस शीट है उसमें नहीं दिखाए जाते हैं, इसी कारण इन्हें सीक्रेट फंड्स कहा जाता है। हम दूसरे फंड्स की बात करते हैं, यानी एक्सटर्नल फंड्स ऑफ द बैंक, यानी बैंक के जो बाह्य कोष हैं उनके बारे में हम बात करते हैं, और जिसमें हमारे प्रमुख आते हैं, 3 तरह से आती हैं। पहली डिपॉजिट्स आती है, दूसरे लोन्स आते हैं, और तीसरा है क्रेडिट क्रिएशन। इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं
डिपॉजिट्स इन वेरियस अकाउंट। अगर हम बैंक के जो विभिन्न प्रकार के खाते हैं हम बात करें, उसके फिक्स अकाउंट, उसके करंट अकाउंट, उसके सेविंग अकाउंट्स, बैंकों के कोषों का विनियोग आदि में जमाएं होती है। सावधि जमाएं एक निश्चित अवधि से पूर्व देय नहीं होती, अतः ऐसी जमाओं का प्रयोग बैंक बड़ी निश्चितता से दीर्घकालीन यानी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में कर सकता है। दूसरा है लोन यानी ऋण की बात करें, जिस प्रकार बैंक व्यापार एवं उद्योग के लिए ऋण प्रदान करते हैं, ठीक उसी प्रकार से बैंक की आवश्यकता पड़ने पर रिजर्व बैंक सहयोगी बैंकों अथवा किन्हीं अन्य वित्तीय संस्थाओं से ऋण ले सकते हैं। इन ऋणों की प्रकृति प्राय अल्पकालीन होती है यानी शॉर्ट टर्म होते हैं, अतः बैंक को सावधानी रखनी पड़ती है कि बैंक रिजर्व बैंक से भी पुनर्वित्त सुविधा के अंतर्गत मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस के तहत ऋण ले सके। फिर बात करते हैं, तीसरा है क्रिएशन ऑफ क्रेडिट यानी साख का निर्माण करना। बैंक अपने ग्राहकों के जो ग्राहकों से प्राप्त जमाएं होती है उनसे साख निर्माण की अद्भुत क्षमता रखते हैं। बैंक का व्यवसाय जमाकर्ताओं के विश्वास पर टिका होता है, अतः बैंक अपनी जमाओं के आधार पर जमा धन से कई गुना साख का निर्माण कर उधार पर लाभ अर्जित करते हैं। अब हम बात करते हैं बैंक कोषों का विनियोग यानी इन्वेस्टमेंट ऑफ बैंक फंड्स। बैंक के द्वारा अपने जो विभिन्न प्रकार के स्रोत हैं उनके निर्माणों का, उन कोषों का इन्वेस्टमेंट इस प्रकार से करते हैं कि सारी औपचारिकताएं पूरी होती हुई अपनी आवश्यकता के अनुसार इन्वेस्टमेंट के साथ साथ अधिकतम लाभ का अर्जन भी किया जा सके। अब हम बात करते हैं नॉन प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट। इसको दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं, और प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट। नॉन प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट की हम बात करें तो उसमें हमारा आता है डेड स्टॉक, दूसरा आता है कैश रिजर्व, और तीसरा आता है सिक्योरिटी रिजर्व। अगर हम प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट की बात करें तो उसमें हमारा आता है, पहला आता है याचिका राशि, दूसरा है बिलों पर क्रय या कटौती, तीसरा आता है सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट जो होता है वो, और चौथा आता है लोन एंड एडवांसेस। आज के टॉपिक में हम इतनी चर्चा करेंगे। एक नए टॉपिक के साथ हम आपके सामने कल फिर उपस्थित होंगे। थैंक यू।